पिछले सेशन में हम लोगों ने वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद 2025 के यूपीएससी के में प्रीलिम्स के एग्जाम में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे उस पर डिस्कस किया। आज मैं वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल की शेष घटनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। वारेन हेस्टिंग्स के काल की सबसे अंतिम महत्वपूर्ण घटना थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में गवर्नर जनरलशिप में हैदर अली के विरुद्ध लड़ा। हैदर अली एक महत्वाकांक्षी शासक था। वो चाहता था कि अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से हमेशा हमेशा के लिए हटा देगा और ईस्ट इंडिया कंपनी हैदर अली को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानती थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में हुआ। वारेन हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल के रिजीम में ये युद्ध होता है। हैदर अली और कंपनी के बीच जो टकराव शुरू हुआ उसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा सा चलते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पहले प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें मद्रास की संधि हुई थी। उसमें जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए गए थे। युद्ध के पहले की यथास्थिति कायम रखी गई और दोनों पक्षों ने वादा किया था किसी बाहरी आक्रमण पर हम एक दूसरे की मदद करेंगे। जब मराठा पेशवा हैदर अली पर आक्रमण करते हैं 1771-72 में, तो कंपनी साइलेंट हो जाती है और मद्रास संधि का पालन नहीं करती। इस पृष्ठभूमि में देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जो पृष्ठभूमि है और हैदर अली के उदय तक। हैदर अली का उदय 1761 में होता है। वाडियार वंश के अंतिम शासक और उनके जो सेनापति थे उनको परास्त करके मैसूर डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। हैदर अली और अंग्रेजों की कंपनी के जो संघर्ष की पृष्ठभूमि के पहले देखते हैं कि कंपनी कैसे जो है मजबूत होती गई है। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी कैसे दिन पर दिन मजबूत होती चली गई। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद उत्तरी भारत में अंग्रेजों का प्रवेश होता है। उधर दक्षिणी भारत में 1757 से 1763 के बीच तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में कर्नाटक डायनेस्टी का मद्रास प्रेसिडेंसी में सरेंडर हो जाता है। जो कर्नाटक के नवाब थे मोहम्मद अली खां, एक ट्रीटी द्वारा जो है एक संधि द्वारा कर्नाटक डायनेस्टी जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में विलय हो जाती है। उधर 1758 तक पूरे कोस्टल टेरिटरी पर फ्रांसीसी कंपनी का अधिकार था। कहीं भी ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैंड नहीं कर रही थी। ईस्टर्न जो कोस्टल एरिया था वो क्षेत्रीय शासकों के अधीन में था, या मराठों के अधीन, या निजाम हैदराबाद के अधीन, या हैदर अली के अधीन, या और अन्य जो शासकें थी दक्षिण भारत में उनके अधीन था। कंपनी साउथ इंडिया के इंटरनल पार्ट पर एंट्री नहीं कर पा रही थी क्योंकि कोस्टल एरिया से ही एंट्री होती। कोस्टल एरिया पर फ्रेंच कंपनियों का अधिकार था। 1758 में फ्रांसीसी कब्जे से धीरे धीरे कोस्टल एरिया को मुक्त कराया गया। पूर्वी कोस्टल टेरिटरी जिसे नॉर्दर्न सरकार कहते हैं
जो वर्तमान आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी और के तुंगभद्रा की नदी के ऊपर से लेकर महानदी के पास तक जो पूर्वी घाट है, पूर्वी कोस्टल एरिया, ईस्टर्न कोस्टल एरिया, उसको नागर सरकार कहा जाता है। वो निजाम हैदराबाद के अधीन था, जिसमें 5 रियासतें थी, 5 सूबे थे। उन 5 सूबों पर निजाम हैदराबाद अरकाट के नवाब को रेंट पर दिया। कंपनी ने 1765 में कंपनी ने एक प्रपोजल भेजा कि हम उनसे ज़्यादा रेंट देंगे, इस कोस्टल एरिया को हमको रेंट पर दे दें। दैट रिक्वेस्ट वाज कैंसिल बाय द निजाम हैदराबाद। तो लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के चूंकि सत्ता हाथ में आ गई थी, इसलिए 1765 में शाह आलम द्वितीय अकबर से फरमान प्राप्त कर लेता है और डिक्री लेकर कोस्टल एरिया का आके निजाम पर आक्रमण कर देता है। निजाम हैदराबाद की वित्तीय पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि कंपनी से संघर्ष कर पाते, इसलिए कंपनी से 1766 में संधि किया और उन 5 सूबों को, जिसमें 4 सूबों को रेंट पर 7 लाख सालाना रेंट पर कंपनी को दी। अब कंपनी का मद्रास प्रेसिडेंसी से कलकत्ता प्रेसिडेंसी के बीच स्थलीय संपर्क बन गया। इस बात के लिए कंपनी बहुत दिन से संघर्ष कर रही। 4 सूबों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया कोस्टल एरिया की। एक सूबे गुंटूर जो है नवाब के पुत्र को दे दिया गया। नवाब के पुत्र को उनको वो सूबा उनको दे दिया गया सिक्योरिटी पर। वो टेरिटरी जो है पूर्वी कोस्टल का टेरिटरी, वो जो है वो 5वां सूबा गुंटूर दे दिया गया नवाब के पुत्र। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने निजाम और मराठों से त्रिपक्षीय एक संधि किया, ट्रीटी किया। उस संधि के द्वारा सीधे हैदर अली पर आक्रमण करते हैं। उधर हैदर अली अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे। चूंकि हैदर अली ने अपनी कूटनीति से मराठों और निजामों के साथ जो कंपनी की त्रिपक्षीय संधि थी उसको फेल कर दिया और सीधे मद्रास द्वार तक आके खड़ा हो गया, जो कंपनी के क्षेत्र को कब्जा करती हुई। कंपनी सीधे हैदर अली से टक्कर न लेकर मद्रास की संधि करके 1769 में 1769 में मद्रास की संधि करके जीते हुए प्रदेश एक दूसरे को वापस कर देते हैं। और हैदर अली से इस बात की संधि होती है कि अगर कोई थर्ड पक्ष अगर आक्रमण करता है कंपनी और मैसूर पर, तो एक दूसरे की मदद किया जाएगी। इस संधि के साथ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है। उधर इस मद्रास संधि के बाद 1771 में पेशवा माधवराव हैदर अली पर आक्रमण कर देते हैं और कंपनी मद्रास ट्रीटी का कंप्लायंस नहीं करती, बैकफुट पर चली जाती है। इस बात से लेकर मैसूर और कंपनी के बीच माहौल नकारात्मक बन जाते हैं। हैदर अली फ्रांसीसियों के संपर्क में आ जाता है और माही में फ्रांसीसी कंपनी स्थापित करने की अनुमति देता है और अपनी सेनाओं को फ्रांसीसी हथियार और ट्रेनिंग मुहैया करवाता है।
ये बात कंपनी को अच्छी नहीं लगी। कंपनी सीधे 1780 में फ्रांसीसी माही के फ्रांसीसी अड्डों पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के द्वारा जो 1780 से 84 की एक जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध माही पर कब्जा कर लेने के बाद हैदर अली मराठों से संधि कर अंग्रेज कंपनी के जो उस समय 1781 में कंपनी पर अटैक करता हुआ अर्काट पर कब्जा कर लेता है और 1780 में हैदर अली कर्नल वैली को परास्त कर देता है। कर्नल वैली को परास्त करके 1781 में अर्काट पर कब्जा कर लेता है। अर्काट पर कब्जा मराठों की संयुक्त सेना के साथ ये बहुत बड़ी सफलता थी हैदर अली। लेकिन हैदर अली का दुर्भाग्य था कि 1782 में पोर्ट नोवो के युद्ध में कंपनी के साथ युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र टीपू युद्ध को कैरी ऑन करता है और आगे युद्ध जो है प्रोसीड हो जाता है। और 1784 में मंगलौर की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति। उधर कंपनी अपने आप को कानूनी ढंग से भी मजबूत कर रही थी और आर्थिक ढंग से भी मजबूत कर रही थी और अपनी संभावनाओं को देखते हुए मंगलौर की संधि करता है और जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए जाते हैं। यथास्थित मेंटेन किया जाता है। इस तरह से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। उधर वारेन हेस्टिंग्स 1785 में वापस इंग्लैंड बुला लिया जाता है। अब अगले का गवर्नर जनरल के कार्यकाल की चर्चा के साथ हिंदुस्तान में कंपनी के विस्तार और उनकी जो ब्रिटिश इंडिया में जो उनकी पॉलिसी थी उस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। और इस दौरान यूपीएससी में जो जियोग्राफी पर क्वेश्चन आए हैं उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री विषय से मैं हमेशा यूपीएससी का एग्जाम देता था, प्रीलिम्स एग्जाम, और जियोग्राफी में मेंस में रखता था। इसलिए जियोग्राफी में भी आपको कुछ न कुछ जो है ट्रेंड हमारी तरफ से मुहैया कराए जाएंगे, जो आपको उससे एक जो व्यू मिलेंगे, जो आपके जो माइंड मेकअप होगा वो निश्चित रूप से आपको मदद करेगा। क्योंकि कंपटीशन बहुत टेक्निकल होता है, पढ़ते सब हैं और पढ़ने के तरीके में अंतर होता है। और अगर आप हिस्ट्री जियोग्राफी अपने आप में मजबूत किए रहेंगे तो प्री और मेंस में किसी भी स्टेट की प्री मेंस में आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी और आप हर एग्जाम को पास करेंगे, हर एग्जाम में साक्षात्कार में किए। बाकी में आपको कितना संतुलित आप परफॉर्मेंस करते हैं उससे आपकी उन्नति और आपके हाई ग्रेड निर्धारित होगा। धन्यवाद।